1993 एक ऐसा साल जब इजराइल और पैलेस्टाइन बहुत करीब थे एक पीसफुल सोल्यूशन के लिए। पैलेस्टाइन की तरफ से यासिर अराफात और इजराइल की तरफ से राबिन, इनके बीच व्हाइट हाउस में एक मुआहिदा शुरू हुआ, ओस्लो अकॉर्ड 1993, और इसको करवाने वाले उस वक्त के अमेरिकी प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन। आइए बात करते हैं कि आखिर ये मुआहिदा क्यों अपने मंतकी अंजाम तक ना पहुंच सका और सूरत हाल कैसे आज जंग तक पहुंच गई। जब भी आप घर से निकलें तो बार बार चेक पॉइंट पर आपकी तलाशी हो, आपकी तस्वीरें ली जाएं, वहीं पर आपको बड़ी बड़ी दीवारें बनाकर रोका जाए। हर पैलेस्टीनियन 1967 से कुछ ऐसी ही सूरत हाल से गुजर रहा है। इस वीडियो को देखने से पहले मेरी पिछली वीडियोस इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट पर जरूर देखिएगा। उस वीडियो में हमने बात की कि आखिर इजराइल बना कैसे और 1948 के बाद से कैसे इजराइल पैलेस्टाइन पर कब्जा करता गया, और ये जो इजराइल पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट है आखिर इसकी हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई। उन तमाम वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के एंड पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ओस्लो अकॉर्ड की नाकामी जानने के लिए हमें ये समझना होगा कि आखिर ये PLO और हमास बने कैसे, और PLO और हमास का कैसे इजराइल और पैलेस्टाइन की पॉलिटिक्स से लिंक है, और हमास और PLO का इस इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पॉलिटिकल रोल क्या है, और यासिर अराफात, राबिन, इस्माइल और अहमद यासीन आखिर हैं कौन। जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की कि कैसे 1948 के बाद पैलेस्टीनियंस बड़ी तादाद में रेफ्यूजीज बने और कैसे उन रेफ्यूजी कैंप्स में उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इन तमाम स्ट्रगल्स को देखकर और पैलेस्टीनियंस की आवाज बनने के लिए छोटे छोटे स्ट्रगल ग्रुप्स बनते हैं। स्ट्रगल ग्रुप जैसे फतह, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद, DFLP और PPP जैसे छोटे छोटे ग्रुप। 1964 में ये तमाम ग्रुप कायरो में मिलते हैं और एक बड़ा ग्रुप पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसे PLO कहा गया। इन तमाम ग्रुप्स में से सबसे प्रोमिनेंट और बड़ा ग्रुप फतह पार्टी का था, जिसके चेयरमैन यासिर अराफात थे। इसी वजह से यासिर अराफात को PLO का चेयरमैन बनाया गया। PLO ने अपने चार्टर में दो चीजें शामिल की, सबसे पहले लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीनियन पीपल और दूसरा इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट। PLO की आइडियोलॉजी हमेशा से ही सेक्युलर और नेगोशिएशन करने की रही। 1967 जिसे 6 डे वॉर भी कहते हैं, इजराइल गजा, वेस्ट बैंक, गोलन हाइट्स और यरूशलेम पर कब्जा करता है। तो इजराइली जंग जीत तो गया, लेकिन दूसरी तरफ बड़ी तादाद में पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज उनके हिस्से में आते हैं। एक तरफ इजराइल गजा और वेस्ट बैंक में ज्यूइश सेटलमेंट बढ़ाता गया और दूसरी तरफ अपनी आर्मी से कंट्रोल बनाए रखा। तो 1967 की जंग के बाद इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान इजराइल के साथ पीस ट्रीटी करना शुरू करते हैं। इन तमाम पीस ट्रीटीज को देखकर पैलेस्टाइन में PLO की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। अब सिर्फ PLO ही था जो पैलेस्टीनियंस की आवाज बना। तो PLO हमेशा पैलेस्टाइन के बाहर से ऑपरेट करती रही। तो इनको जॉर्डन से निकाला जाता है और ये लेबनान में अपना हेडक्वार्टर बनाते हैं। तो ये लेबनान से ऑपरेट करना शुरू करते हैं। तो इजराइल ऑपरेशन गलालई के जरिए लेबनान पर हमला करती है। इस जंग के चलते इनको लेबनान से भी निकलना पड़ता है और आखिरकार ये तुनीजिया में अपना हेडक्वार्टर बनाते हैं। तो PLO की इस तमाम स्ट्रगल को देखकर पैलेस्टाइन में इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और दूसरी तरफ पैलेस्टाइन में इजराइल की इलीगल सेटलमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट बढ़ते गए। इस वक्त तक इजराइल PLO से बाकायदा परेशान, और इसी के चलते 1987 में कुछ ऐसा हुआ कि जिसने इजराइल के नाक में दम कर दिया। तो एक दिन 1987 में इजरायली डिफेंस फोर्सेस के एक टैंक से 4 मासूम पैलेस्टीनियंस शहीद होते हैं। इसको देखकर पैलेस्टीनियंस बहुत गुस्से में आ जाते हैं कि ये इजराइल ने जानबूझकर किया। पैलेस्टीनियंस इजरायली फोर्सेस पर पत्थर और पेट्रोल बम फेंकते, आए दिन रोड ब्लॉक्स होना शुरू हुए और यहाँ तक कि पैलेस्टीनियंस इजरायली फोर्सेस के खिलाफ दीवारों पर गालियां लिखना शुरू हुए, और दूसरी तरफ इजरायली फोर्सेस आंसू गैस और डायरेक्ट फायर से इसका जवाब देती रही। इस 6 साल के अरसे में तकरीबन 1200 पैलेस्टीनियन और 200 इजरायली जानें ज़ाया हुई। इसको फर्स्ट इंतफादा कहते हैं, जो 1987 से 1993 तक चला। There is a growing sense tonight this war is about to enter a new phase. जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा था, वहीं पर एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही थी जिसका नाम था मुस्लिम ब्रदरहुड। मुस्लिम ब्रदरहुड के लीडर थे अहमद यासीन। अहमद यासीन 12 साल की उम्र में गजा में एक रेफ्यूजी बनकर आते हैं। इनकी स्पाइन में एक एक्सीडेंट की वजह से हमेशा स्पैज़म रहा और हमेशा व्हील चेयर के सहारे ही रहे। जवानी में ये एक एलिमेंट्री स्कूल टीचर बनते हैं और 1973 तक ये एक मुस्लिम ब्रदरहुड ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांच गजा में खोल चुके होते हैं। अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन मुस्लिम ब्रदरहुड के जरिए ये चैरिटी गजा के अंदर स्कूल बनाते और दूसरी सोशल सर्विसेज में शामिल होते। इजराइल मुस्लिम ब्रदरहुड को खुद फंड करती रही मुस्लिम ब्रदरहुड की पॉपुलैरिटी के लिए। तो फर्स्ट इंतफादा के बाद
1987 में अहमद यासीन मुस्लिम ब्रदरहुड की एक पॉलिटिकल विंग बनाते हैं। इस पॉलिटिकल विंग को नाम दिया गया हमास का। अब हमास बनाई तो गई पैलेस्टीनियन की स्ट्रगल के लिए, लेकिन पीएलओ और हमास की स्ट्रेटजी बहुत मुख्तलिफ रही। हमास एक मुस्लिम सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी तरफ पीएलओ सेकुलर थी। हमास आर्म कॉन्फ्लिक्ट और पीएलओ नेगोशिएशन की पॉलिसी पर चलती रही। देखिए, ये जानते हुए भी कि हमास की आइडियोलॉजी आर्म कॉन्फ्लिक्ट पर थी, इजराइल फिर भी इनको फंड करता रहा। इसकी वजह सिर्फ एक थी, पीएलओ को काउंटर करना। इजराइल की ये स्ट्रेटजी थी कि इनको इस्लामिस्ट और सेकुलर में डिवाइड किया जाए। ये बात मैं खुद से नहीं, लेकिन अगर आप द इंटरसेप्ट की इस रिपोर्ट को देखें तो उसमें भी कुछ ऐसी ही बातें की गई हैं। ये बात फॉर्मर कांग्रेसमैन रॉन पॉल ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर भी कही। You know, Hamas, if you look at the history, you'll find out that Hamas was encouraged and really started by Israel because they wanted Hamas to counteract Yasser Arafat. सैगब 1980s में गजा के अंदर मिलिट्री गवर्नर रहे और न्यूयॉर्क टाइम्स को एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें एक बाकायदा बजट दिया गया कि सेकुलर्स के खिलाफ इस्लामिस्ट को यूज किया जाए। एवनर कोहन, जो एक रिलीजियस अफेयर के रिटायर्ड इजरायली ऑफिसर हैं, उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हमास इजराइल की ही पैदावार है। कोहन ने बाकायदा एक रिपोर्ट में अपने सीनियर्स को बताया कि इजराइल जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कर रहा है उसका अंजाम कुछ अच्छा नहीं होगा। तो फर्स्ट इंतफादा के बाद 1993 में यासिर अराफात और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर राबिन के बीच एक मुआहिदा हुआ। ये मुआहिदा एक पीस एग्रीमेंट था जिसका नाम दिया गया ऑस्लो अकॉर्ड 1993 का। इस एग्रीमेंट में कहा गया कि इजराइल पीएलओ को रिकॉग्नाइज करेगी और दूसरी तरफ पीएलओ इजराइल को तस्लीम करेगी। एक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बनाई गई जिसका चेयरमैन यासिर अराफात को बनाया गया और कहा गया कि अगले 5 साल के अरसे के अंदर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को वेस्ट बैंक का कंट्रोल दे दिया जाएगा। इस एग्रीमेंट के तहत इंटरम तौर पर वेस्ट बैंक को 3 हिस्सों के अंदर बांटा गया। एरिया ए जो पैलेस्टीनियंस के कंट्रोल में रहेगा, एरिया बी जिसकी सिक्योरिटी इजराइल संभालेगा लेकिन गवर्नमेंट पैलेस्टीनियंस की होगी। ये दोनों एरियाज यानी एरिया ए और एरिया बी मिलाकर टोटल 40% बना और जो बाकी का 60% का हिस्सा रहा वो इजराइल के कंट्रोल में रहेगा। देखिए, पैलेस्टाइन अभी भी एक मुल्क नहीं बना, लेकिन इस एग्रीमेंट के बाद पैलेस्टीनियंस को कम से कम कुछ सेल्फ अथॉरिटी मिली। लेकिन बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि ये मुआहिदा कभी आगे बढ़ ना सका। जहां पर कुछ कट्टरवादी इजरायली लोगों का ये कहना था कि 40% इलाका भी पैलेस्टीनियंस को ना दिया जाए और दूसरी तरफ पैलेस्टीनियंस की वो स्ट्रगल जो पत्थरबाजी से अब जिहाद की शक्ल इख्तियार कर गई थी। इसका नतीजा ये हुआ कि 4 नवंबर 1995 में राबिन को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। इस एग्रीमेंट के बाद पीएलओ का भी डाउनफॉल शुरू हुआ और हमास को पॉपुलैरिटी मिलना शुरू हुई। आगे चलकर 2004 में इजराइल एक एयर स्ट्राइक करता है जिसमें अहमद यासीन शहीद होते हैं। हमास की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और 2006 के इलेक्शंस में मेजॉरिटी वोट्स लेकर हमास हुकूमत बनाती है। दूसरी तरफ 2004 में यासिर अराफात की डेथ के बाद पीएलओ अब सिर्फ वेस्ट बैंक के अंदर ही सो कॉल्ड हुकूमत बनाती है। हमास का कहना था कि पीएलओ जो स्ट्रेटेजी लेकर चल रही है उसका पैलेस्टीनियंस को कोई फायदा नहीं है और हमास का यह भी कहना था कि पीएलओ जो भी नेगोशिएशन इजराइल के साथ करती रही उसके अंदर इजराइल कम ऑफर करके ज्यादा डिमांड कर रहा है। हमास की गजा के अंदर हुकूमत आने के बाद दोनों तरफ रेडिकल आइडियोलॉजीज अरूज पर थी। एक तरफ हमास पेट्रोल बॉम्ब, सुसाइड अटैक और आर्म स्ट्रगल जारी रखे हुए था, वहीं पर दूसरी तरफ इजरायली फोर्सेज एयर स्ट्राइक्स और अपनी आर्मी के जरिए मासूम पैलेस्टीनियंस की जानें लेती रही। 2008 से आज तक इन एयर स्ट्राइक से 25,000 से ज्यादा पैलेस्टीनियंस शहीद हो चुके हैं। लाखों पैलेस्टीनियंस आज फिर रेफ्यूजीज बन चुके हैं और हजारों कैद के अंदर हैं। हमास को खत्म करने के लिए इजराइल कितने और हमास पैदा कर चुका है ये सब आपके सामने ही है। जब दोनों तरफ रेडिकल आइडियोलॉजीज हों और पॉलिटिक्स में रिलीजन इन्वॉल्व हो जाए तो नताइज कुछ ऐसे ही होते हैं जैसे इजराइल और पैलेस्टाइन की वॉर में आज देखने को मिल रहे हैं, यानी आई फॉर एन आई मेक्स एवरीवन ब्लाइंड। थैंक यू।